प्यारे बच्चों, हम इससे पहले आपके सामने बहुत विस्तृत रूप में यानी डिटेल में पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व कर लिया है, उसको समझ लिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपके सामने ये अगला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है विष के दांत। तो आपको परीक्षा विशेष शॉर्ट नोट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, यानी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये चैप्टर पेश किया जा रहा है। इसमें हम परिचय करेंगे किसका, लेखक का, उसको जानेंगे। फिर उसके बाद जो है विष के दांत पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। यानी लेखक परिचय नलिन विलोचन शर्मा को ही यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा को अगर आप जानना चाहेंगे तो उसके मुख्य बिंदुओं को आप जानिए। सबसे पहले उसके किसको जानेंगे, जन्म को जानेंगे। तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा जन्मे हैं। कहाँ जन्मे हैं? बदरघाट में। और बदरघाट कहाँ है? पटना में है। यानी आपको यहाँ पर मुख्यतः दो बातें समझ में आई कि अगर आपसे पूछा जाएगा नलिन विलोचन शर्मा के बारे में तो उसमें दो बातें पूछी जाएंगी। एक तो ये कि उनके जन्म से रिलेटेड, और जन्म से रिलेटेड पूछी जाएंगी तो एक बात के कब, यानी नलिन विलोचन शर्मा कब जन्मे हैं? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी, ये तो जान गए। लेकिन आपसे अब दूसरी बात ये पूछी जाएगी उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो उनका जन्म हुआ है बदरघाट में, और ये बदरघाट कहाँ है? पटना में है। तो इनकी मातृभाषा नलिन विलोचन शर्मा की क्या है? तो कह रहे हैं कि जन्मना भोजपुरी भाषी हैं। कौन? नलिन विलोचन शर्मा भोजपुरी बोलने वाले हैं, भोजपुरी उनकी जुबान है। इसी तरह से माता पिता का नाम भी, माता का नाम यहाँ पे सबसे पहले बताया कि रत्नावती शर्मा है। आपसे पूछा जाएगा नलिन विलोचन शर्मा कि माता जी का नाम क्या है? तो रत्नावती शर्मा है। पिता का नाम पूछा जाएगा तो उनके पिता का नाम है महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम है? रामावतार शर्मा। अच्छा, रामावतार शर्मा के बारे में दो बातें और बता दी गई। क्या उनके पिताजी हैं? तो आप जान लीजिए कि उनके पिताजी संस्कृत व दर्शन, यानी जिसको आप कहते हैं फिलॉसफी, तो दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। दो चीजों के वो बहुत बड़े जानकार आलिम थे। एक तो ये कि संस्कृत के जानकार थे, और दूसरे वो जानकार थे फिलॉसफी के, यानी दर्शन के जानकार थे। इसी तरह से एक पॉइंट आप यहाँ पर और उनके बारे में जानिए, वो है शिक्षा, कि उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है, कहाँ कहाँ पढ़ा है। तो देखिए, पढ़ने की बात करेंगे तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से स्कूली पढ़ाई की, यानी प्राइमरी एजुकेशन उनकी कहाँ से हुई है? पटना कॉलेजिएट से हुई है। पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में MA किया है। कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने जो है पढ़ाई की है। तो वहां पर कौन कौन से भाषा? संस्कृत और हिंदी भाषा में उन्होंने MA की डिग्री ली है। तो अब उसके बाद कार्य क्षेत्र, जब आप जान गए उनके शिक्षा के बारे में तो कार्य क्षेत्र भी जानिए, यानी उन्होंने काम क्या क्या किए हैं, उनके कारनामे क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज जो आरा में है। कहां पर है? हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, याद रखिएगा 1 नंबर में। इसी तरह से दूसरे पॉइंट में आप याद रखिएगा रांची विश्वविद्यालय। इसी तरह से तीसरे पॉइंट में आप याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर रहे। कहां पर? ये हरप्रसाद दास जैन कॉलेज में, रांची विश्वविद्यालय में, और इसी तरह से पटना विश्वविद्यालय में ये या क्या रहे? प्राध्यापक रहे। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा कहां कहां प्राध्यापक रहे हैं, या फिर निम्नलिखित में से किस जगह प्राध्यापक के रूप में कार्य किया है। एक बात तो ये जान गए आप। एक अहम पॉइंट यहीं पर बता रहे हैं कि सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। कौन? नलिन विलोचन शर्मा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो कह रहा है कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां पर पटना विश्वविद्यालय में एक हिंदी डिपार्टमेंट है। तो विभाग कहते हैं डिपार्टमेंट को,
डिपार्टमेंट को विभाग कहते हैं, तो यहां पर आ गया हिंदी डिपार्टमेंट। अच्छा, हिंदी डिपार्टमेंट के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, मतलब हेड रहे हैं। तो यानी इसका कुल मिला के शॉर्ट में आप याद रखिए कि वो क्या बने? HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन हिंदी। किसके? हिंदी के। तो ये बने हैं कब? 1959 में। आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा किस सन में बने हैं। अच्छा, ये जो अध्यक्ष बने थे, तो अध्यक्ष पद पर कब तक रहे हैं? तो वही इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी। क्या लिखा है? 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक, यानी मृत्यु प्रांत इसी पद पर रहे। अध्यक्ष पद पर पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में जो है 1961 तक, जब तक कि उनका देहांत नहीं हो गया था, तब तक वो इस पद पर रहे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में, यानी साहित्यिक विशेषताएं और योगदान। उनकी साहित्यिक विशेषताएं यानी लिटरेरी क्वालिटीज क्या हैं और उनका क्या योगदान है। तो सबसे पहले आपको कुछ यानी बिंदुओं पर बता रहे हैं कि पर पद्यवाद। क्या लिखा है? पर पद्यवाद। अच्छा, ये आपको अभी ही बता दें, प्रयोगवाद का ही ये क्या है? एक रूप है। यानी हिंदी कविता में पर पद्यवाद के प्रवर्तक, जिसको आप मोजिद कहते हैं, प्रवर्तक यानी आरंभिक, शुरू करने वाले माने जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा हिंदी कविता में परपद्यवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो वो है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा को हिंदी कविता में किस चीज का प्रवर्तक माना जाता है? तो परपद्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अब है उसके बाद प्रयोगवाद। आलोचकों के अनुसार, मतलब जो भी क्रिटिसाइज करने वाले हैं, जो भी यानी नाकिद हैं, उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग हिंदी में प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ। यानी ये कह रहे हैं कि ये आलोचक भी इस बात को मानते हैं कि अगर हिंदी में प्रयोगवाद को वास्तविक रूप में किसी ने प्रारंभ किया, शुरू किया है या कहीं से शुरू हुआ है, तो वो नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से शुरू हुआ है प्रयोगवाद। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रयोगवाद किनकी कविताओं से शुरू हुआ है? तो नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से शुरू हुआ है। अब एक और अहम पॉइंट है, आलोचना दृष्टि। यानी आलोचना वही जो है, जो आलोचक जिसको कहते हैं उस दृष्टि से देखिए, यानी आलोचना की दृष्टि से। तो आधुनिक शैली के समर्थक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा आधुनिक शैली के समर्थक हैं। कथ्य हैं, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही थे। उन्होंने परंपरागत दृष्टि का निषेध और आधुनिक दृष्टि का समर्थन किया है। उसके बाद है भाषा शैली। यानी नलिन विलोचन शर्मा की भाषा शैली कैसी थी? इनकी आलोचना की भाषा अत्यंत गठी हुई थी। अत्यंत यानी बहुत ही गठी हुई जुबान थी, उनकी भाषा थी। और संकेतात्मक, यानी जिसको आप कहते हैं सिंबॉलिक है। ये क्या गठी हुई होने के साथ साथ संकेतात्मक है, सिंबॉलिक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया। किसने? नलिन विलोचन शर्मा ने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है। यानी वो शब्द जिसको लोग यूज करना छोड़ चुके थे, उनको इन्होंने अपने भाषाओं में यूज किया है। इसी तरह से प्रमुख रचनाएं किनकी? नलिन विलोचन शर्मा की प्रमुख रचनाएं, इसी को कहते हैं कृतियां। क्या क्या हैं? आपसे दोनों शब्दों में से कुछ भी लिख करके पूछा जा सकता है। आलोचनात्मक ग्रंथ तो 3 पार्ट 4 पार्ट में बांट दिया है।
तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं उनकी आलोचनात्मक ग्रंथ, यानी आलोचना की पुस्तकें कौन कौन सी हैं। यानी आपसे ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनात्मक ग्रंथ है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह है, या फिर काव्य संग्रह है, या फिर संपादित ग्रंथ है। तो आपको अगर ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, इसी तरह से मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता, प्रेमचंद, साहित्य, तत्व और आलोचना, ये उनकी पुस्तकें हैं। इसी तरह से कहानी संग्रह में देखिए विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, पुस्तक का नाम है। इसी तरह से काव्य संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ क्या है, नकेन के पर पद्य और नकेन 2, यह है। इसी तरह से संपादित ग्रंथ सदल मिश्र ग्रंथावली, इसी तरह से अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य, ये सब जो है संपादित ग्रंथों के नाम थे। यानी उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस तरह से 4 प्रकार में बटी हुई हैं और चारों प्रकार का यहाँ पर नाम लिख दिया गया है। विष के दांत का मूल भाव वो विश्लेषण क्या है, स्रोत समझिए कहाँ से ये कहानी ली गई है। तो इस कहानी के बारे में यानी स्रोत भी पूछा जाएगा। ये कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां, ये जो पुस्तक का नाम है तो ये याद रखिएगा, नामक प्रसिद्ध कहानी संग्रह से ली गई है। विष के दांत कहाँ से लिए गए हैं तो आपको इसका ही नाम लिखना है, ये बताना है विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, उसी से लिया गया है। उसके बाद है मध्यम वर्ग के अंतर्विरोध, मध्यम वर्ग के अंतर्विरोध क्या कह रहा है, ये कहानी मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के अनेक आंतरिक विरोधा से उजागर करती है। कहानी में ठोस सामाजिक संदर्भ के साथ गहरा मनोवैज्ञानिक आशय भी है। वर्ग संघर्ष 2 श्रेणियां, दो श्रेणियां में कौन कौन सी हैं, एक है सेन साहब की श्रेणी यानी आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग। किनकी श्रेणी, जो सेन साहब की श्रेणी है वो आर्थिक रूप से संपन्न है, मालामाल है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी यानी दिखावे के भीतर लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे कुसंस्कार और क्रूर सामाजिक भेदभाव को छुपाए रखते हैं। इसी तरह से गिरधर की श्रेणी भी है, नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो थोपी गई बंदिशों और अत्याचार के बीच भी अपने अस्तित्व और स्वाभिमान को बहादुरी व साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। अब उसके बाद है मुख्य संदेश। इसके मुख्य संदेश क्या है इस कहानी के, तो यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद और आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलने वाले लाड प्यार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकारों की एक बेहद महत्वपूर्ण और सशक्त बांगी पेश करती है, सशक्त बांगी पेश करती है यह कहानी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।